आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है बनारसी नॉन वेज एट दाल मंडी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो तो चलिए करें। देख लेते हैं ये वीडियो। ये वाली अजान की आवाज़ इस शहर में नमस्ते को भी सलाम है, जहां घुलती भजन के सुर में अक्सर पचवक्ता अजान है। उसी शहर में सरस्वती का एक भक्त था जिसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। तेरे गंगा जमनी पहलू में उठती जायकों की हर खुशबू में मेरा भी तो दस्तरखान है। वाराणसी कहो चाहे कहो काशी, लेकिन बनारस भी तो मेरा नाम है। और इसी बनारस के जमनी जायकों का एक पहलू आबाद है पूर्वांचल के इस सबसे बड़े थोक बाजार में, जिसका नाम है दाल मंडी, जहां हम लुत्फ उठाएंगे दाल मंडी के 15 सबसे बेहतरीन जायकों का। और दाल मंडी के इस बनारसी रस में आपका खैर मकदम। चलो के दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ नई सड़क। ठंड की इस दोपहर को सुबह समझते हुए मैं इस खुशमिजाज समीउल्लाह भाई के रिक्शे में बैठ के बनारस की इन मिट सी गई दहलीजों के खंडर से गुजरते हुए पहुंच गया चहल पहल से जिंदा इस इलाके नई सड़क। बस 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 भैया बस हमें यहीं उतार दो। जिसकी संगमरमर सी सफेद इस अली रजा मस्जिद के सामने हमारे मेजबान हदीश आलम हमारा इंतजार पहले से ही कर रहे हैं। शायद हाँ थे, बनारस का ही हम लोगों ने देखा। हिंदुस्तान की कल्चरल कैपिटल वाराणसी में कई तहजीबें बड़ी खूबसूरती से जज्ब हैं, जिसमें से 30% मुस्लिम तबका है और उसी तबके के नुमाइंदा है साड़ी के कारोबार से जुड़ा हदीश का ये 300 साल पुराना बनारसी परिवार, जिनके मुताबिक बनारसी मुस्लिम दस्तरखान और कुछ नहीं बल्कि अवधी और बिहारी कुजीन का एक मिश्रण है। बनारस के बीचों बीच बसी इस दुनिया और जायके के बारे में आज हदीश से मुझे पहली बार पता लगा और उसी अनजान जायके की तलाश में मैं आज आया हूँ बनारस के इस दिल दाल मंडी में, जहाँ परोसा जाता है वही बनारसी मुस्लिम दस्तरखान। और दाल मंडी में अपेरेंटली नॉनवेज फूड के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये जगह। हाँ मतलब कह सकते हैं। और एक स्ट्रीट फूड के लिए तो एक लुक एंड फील भी लेते हैं इन बाजारों की और देखते हैं इन गलियों में खाने का क्या क्या जायका परोसा जाता है। दाल मंडी की हद में दाखिल होते ही रास्ते सिकुड़ से गए, कंधे टकराने लगे और इस रंगीन माहौल में दुकानदारों की सदा गूंजने लगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। बस हमने 100 कदम ही बढ़ाए होंगे कि दूर से ही लोहे के मोटे तवे पे आलू की टिक्कियां तलती हुई दिखाई दी। मेरे कदम सीधा इस पहले मशहूर जायके पे जाके ठहर गए, जहां बन रही थी बनारसी टिक्की चाट। क्या नाम है इस दुकान का? पहलवान लस्सी वाले। पहलवान लस्सी वाले। और उसमें कितनी पुरानी दुकान है ये? ये तकरीबन हो गया 50-60 साल हो चुके हैं इस दुकान को। ज्यादा ही होगा। शाही टुकड़ा मुझे थोड़ा सा अलग ढंग का दिख रहा है, बनारसी स्टाइल है क्या ये? शाही टुकड़ा इसमें शीरे में मेरे ख्याल से ब्रेड डूबी हुई है और ऊपर से एक परत रबड़ी की लगी है। क्या लगी हुई है? ये है खोआ है। 2 जीने ऊंची इस 100 स्क्वायर फीट की दुकान के एक तरफ दही से जमी इस परात के बगल में लस्सी के तैयार गिलासों में मलाई लदी हुई थी और बालकनी से झांकते सामने पे सुनहरी आलू की टिक्कियों की दीवार के पर्दे में कुछ टिक्कियां खौलते हुए तेल में नहा रही थी। चाट नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। हमारे तो ये एक प्लेट लगेगी। इस नौजवान ने आलू की टिक्कियां तेल में फौरन खिसकाई और ऊपरी परत सुनहरी और कुरकुरी होते ही टिक्की को मसलते हुए बिखेर दिया और उस पर डाली देखो, इसमें मैं खा सकती हूं बड़े आराम से। इसमें कोई भी खा सकता है। कुछ चम्मच डाले तीखी हरी मिर्च की चटनी के और लाल मीठी टमाटर की चटनी और काला नमक और भुना हुआ जीरा, ये जीरा हो गया। और फिर डाली दही और मूली गाजर का एक गुच्छा ऊपर से सजा के गरम प्लेट हमारे हवाले कर दी। तो जलती हुई इस चाट का मैंने जैसे ही जायका लिया, वाह वाह वाह, मजा आ गया। 1.2 15 रुपए।
तो दो आपको भी लेना है, ले लिया। पहलवान लस्सी की इस दुकान की तरफ मैंने जैसे ही पीठ की, ये मेरी क्या है? जायके वो की वाला दूसरी white वाला मंजिल एकदम पे प्यारा लग रहा है। रोड के दूसरी नीचे बने तरफ में ना। एक नौजवान ने बड़ी आलीशान टोपी में रंग बिरंगी मिठाइयों का बड़ा सा मेला छोटी सी तख्त में यार समेट वैसे रखा कितनी था, अच्छे जिसका से उन्होंने नाम था लगाई हुई है ना वली मिठाई। मिठाई वाले। आई थिंक ज्यादातर 70 दुकानें साल। जो दाल मंडी में खास करके मुझे दिख रही हैं वो काफी ज्यादा पुरानी है। और लगभग कितने साल हो गए इस दुकान को? पता नहीं। और ज्यादातर यहाँ बनारसी मिठाइयाँ हैं। अच्छा, क्या टेस्ट करवाएंगे? बनारसी यहाँ लगी काफी मिठाइयों को मैंने ये भी पहली है। बार देखा था और मैंने सिर्फ उन्हीं मिठाइयों पे तवज्जो देने की जरूरत समझी, जिसमें से सबसे पहले था ये गोंद का हलवा और अंडे का गोंद। दानेदार हलवा, जो गोंद दाल तो तेरा मंडी जो की होता है एक उसका। स्पेशलिटी भी है। ये वाला है गोंद का हलवा, 8.2। बहुत जबरदस्त। अब देखें ये अंडे का हलवा कैसा है। अंडे का हलवा। हाँ होता है अंडे का हलवा भी होता है। कहीं ना कहीं अंडे की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल खोए जैसी ही लग रही है। ये क्या है? अच्छा, पता नहीं क्यों मेरी नजर बार बार इन जेली की तरह रंगीन नहीं लग रहा? चौकोर तो जेली जेलीनुमा है। मिठाइयों की ट्रे पे लगातार अटक रही थी, बगैर चखे रहा नहीं गया। पाइनएप्पल ये, और ये रहा लेमन। है जबरदस्त है भाई। ये क्या चीज दिख रही है? ये सामने क्या चीज दिख रही है? ये हाँ, ये तीसी का लड्डू है। तीसी क्या होता है? हलसी, हाँ हलसी, ओके, जी जी ओके। हलसी। फ्लैक्स सीड। वही तो सर्दियों में चलिए खाने ये वाला हलसी का है। लड्डू एक चखाइए जरा। तो गर्म- सर्दियाँ ही फ्लैक्स सीड हैं। ऊपर से ही दिख रही है। तो मैं ऐसे और बता रही टूटी हूँ, मैं हुई है, गर्मियों में हलसी बैठी हुई ना। जी टूटी हुई है, टूटी भी है, साबुत भी है, दोनों है। टूटी भी है, साबुत भी है। अच्छा, चलिए चखते हैं। 9.2। जो अलसी का सोनापन है ड्राई फ्रूट्स में मिल करके बहुत जबरदस्त जायका पैदा कर रहा है भाई। थोड़ी देर में थोड़ी और ऊंची टोपी पहने वंडी मिठाई वाले के छोटे साहबजादे लेकर आए ताजे गोंद के लड्डू, जिसमें से देसी घी की बेतहाशा खुशबू उठ रही थी। पहले से ही तो दही से काम करते थे हमारे पापा दादा, तो मैंने दूध का काम। और देसी घी में बने इन लड्डुओं की खुशबू ने मुझे इन्हें चखने पे मजबूर कर दिया, जो अभी भी गुनगुने थे। जो गोंद का कुरकुरापन है वो शक्कर के साथ और मिल कितने करके फ्रेश लग रहे बहुत हैं। अच्छा जायका पैदा तभी भी कर रहा बना है। के लाई हैं। देखो छोटी सी छोटी शॉप सी है इस और दुकान में उसमें लगभग 2 इतना दर्जन फ्रेश। मिठाइयाँ रोज बनती हैं, क्योंकि यहाँ के ये लोकल्स मुझे मीठे लग रहा के है बहुत मुंह में शौकीन घुल हैं। जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में बनारसी मिठाइयों की कारीगरी का कोई मुकाबला नहीं है, जिसकी छोटी सी बस एक झलक है ये। चलिए भाई, थैंक यू। अच्छा, ये दोनों की शक्लें कितनी मिल रही है ना। भाई हैं। अरे भाई, बाजार इसके की साथ रौनक बात में करना हम ही कुछ मुझे लग रहा है और बेकार थे। है। चूड़ियों की सैकड़ों दुकानें लाइन से रंगीन थी और कहते हैं पूरे बनारस की कोई भी शादी दाल मंडी के बगैर हो ही नहीं सकती, और एक एक दुकान खुद दुल्हन की तरह सजी थी। आपका जम्मू कश्मीर वाला देखे हमने जानामाजों के साए का ये दायरा पार किया तो बारबेक्यू की धुएं की खुशबू ने समा सा बांध रखा, और इस इलाके की हमारी तीसरी मंजिल है ये 70 सालों से बनारसी बारबेक्यू और मसाला मटन हरा स्ट्यू हुआ के नजर आ रहा है। सरताज ताज होटल। दाल मंडी का मेरे ख्याल से ये सबसे मशहूर नाम। जी, ये करीब 50 साल पुराना होटल है। हमारे फादर में दादा का रहता, उसके बाद फादर हमारे किए, अब ये हम लोग की थर्ड पीढ़ी है। ये कितना बनारस की जो अच्छा मुस्लिम शॉट कुजीन किया है है। उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताज होटल में। मैं दुकान के सामने पहुंचा तो ताज होटल के पीले बोर्ड के नीचे एक बड़ी सी अंगीठी लगातार धुआं उगल रही थी, जिसपे लाल सुर्ख चिकन की मैरिनेटेड सीखें अपनी शोहरत बयान कर रही थी, जिसे यहाँ चिकन टिक्का कहते हैं। कुछ कहानी हो जो आप जोड़ना चाहें इस जगह के बारे में? लगभग सभी लोग आ चुके हैं, जैसे कि आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे हमारे। अच्छा। तो उन्होंने अपना खाली वक्त यहीं पे काटा है। उस टाइम कबाब पराठे का चलन था, तो वो कबाब पराठा खाने यहीं आ जाते थे और अपना कुछ टाइम यहाँ बिताया करते थे। दुकान के अंदर दाखिल होते ही दिलीप कुमार और मोहम्मद रफी साहब की 2 बड़ी सी तस्वीरें इस्तकबाल करती हैं। 1968 में जब संघर्ष फिल्म की शूटिंग दिलीप साहब बनारस में कर रहे थे, तो उनके दस्तरखान की जिम्मेदारी ताज होटल के मालिक मोहम्मद ताज की ही थी, और इस नमक के रिश्ते में ऐसी मिठास पैदा हुई कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार इन तस्वीरों से दुनिया छोड़ने के बाद भी करते रहे। एक चिकन टिक्का और मटन स्टू जो यहाँ का ज़्यादा मशहूर है, और रुमाली रोटी।
और कुछ जो टेस्ट करने की जरूरत है? आप बैठिए, जो है अच्छा चलिए। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ का मटन स्टू और रुमाली रोटी बहुत मशहूर है। स्टू आपका प्याज के बेस पे बनता है, खड़े मसाले पे या यखनी के खड़े स्टाइल? मसाले पर बनता है और प्याज पे ही बनता है। और गर्मा गर्म रुमाली रोटी इसीलिए यहाँ लगातार लग रही है, जिनकी शक्ल बड़ी सी चपाती से ज्यादा मिल रही है। पर रुमाली रोटी ज्यादा खाई जाती है, बहुत ठंडी हाँ। होती है। मजा भी आता है खाने में। हाँ, पतली होती है ना। ये टिक्का मजे का लग रहा है इसमें मसाला। दोपहर की रौनक खत्म और शाम की रौनक शुरू होने के दरमियान हम एक सफेद टेबल चेयर पे सुकून से बैठे तो तैयार चिकन की प्लेटें परोस दी गईं। जबरदस्त, ये हो गया हमारा चिकन टिक्का, बहुत जबरदस्त। ठीक है, वाह वाह 9.5 बहुत ही जबरदस्त। ये बिहारी कबाब और दिल्ली के तंदूरी चिकन के बीच का जायका है, जिसमें गलावट अवधी स्टाइल की है। मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतरीन था ये चिकन टिक्का। चिकन टिक्के के साथ आया गर्मा गर्म स्टील की छोटी छोटी प्लेटों में यहाँ का मशहूर मटन स्टू और रुमाली ये रोटी। हो गया हमारा अच्छा, मटन स्टू तुमने नाम पहले सुना? जो मटन स्टू मैंने भी की नहीं सुना। ग्रेवी है वो काफी ज्यादा थिक है, पीसेस काफी अच्छे दिए हुए हैं, 2 पीस दिए हैं इन्होंने यहाँ पर। मटन स्टू की शक्ल भी चंपारण और अवधी कोरमे जैसी थी, इसमें मिर्च की शोखी थी। रुमाली रोटी से मैंने निवाला बनाने की कोशिश की तो गोश्त थोड़ा सख्त सा लगा। अब देखते हैं इसका जायका कैसा है। वाह वाह, शानदार मटन की क्वालिटी काबिले तारीफ है और शोरबा बिल्कुल चंपारण और अवधी के बीच का। नॉर्थ ईस्ट में 120 चाहे रुपए। दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, जो बाकी सब इलाकों में स्टू देखने को मिलते हैं वो थोड़े से गाढ़े शोरबे में होता है। ये शोरबा थोड़ा सा पतला है, लेकिन इसमें तो जायका ग्रेवी बहुत अच्छी अपने लग अंदर रही है। पूरी तरीके से समेटे हुए हैं। अब समझ आया कैसे बनारस का मुस्लिम दस्तरखान बिहार और अवध के दखल से मिलजुल कर ही ये जायका तैयार हुआ, जिसे अब बनारसी कहते हैं। भाई बनारस जाना जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का नाम जिस जगह से जुड़ा हुआ है वो दाल मंडी का इलाका है। बहुत कम लोग बिस्मिल्लाह साहब के असली घर के बारे में जानते हैं और ये बात हमारे मेजबान हदीज को भी नहीं पता थी। इतने मशहूर शख्सियत के इलाके में आप हो तो उनका घर देखे बगैर भाई कैसे जा सकते हैं यहाँ से। और हम और पतली पतली बाजार की इन गलियों तो में बिल्कुल समाते हुए इछरे वाली गुजरे हुए बात दौर की है। तरफ बढ़े। थोड़ी ही देर में गली के एक मोड़ पे आसमानी सफेद सा एक मकान आया, जिसके लेटर बॉक्स का पता आज भी भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। मटमैला दरवाजा उनके पर पोते ने हमारे लिए जैसे ही खोला, मेरे रोंगटे खड़े से हो गए। और मैंने एहतराम भरे कदम उनके रियाज वाले इस कमरे में रखे तो उनके परिवार की हालत देख मेरी आंखें थोड़ी नम सी हो गई। मकान की बरकत भी लगता है बिस्मिल्लाह साहब के जाते ही रूठ सी गई। और वो सामने रहे तो और उनके पर पोते के पीछे पीछे 2 जोड़ी जीने चढ़ते हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के कमरे तक पहुंच गए, जो उनका ख्वाबगाह था। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का कमरा है जहाँ वो रियाज करते थे। वो दीन के पाबंद थे मगर सरस्वती के भक्त भी थे और अपनी जबान में वो कहते थे, गंगा में नहाई, मस्जिद में नमाज पढ़े और बालाजी मंदिर में रियाज कर लिया। और उनकी शहनाई की आवाज जाने क्यों मुझे नीचे से ही महसूस हो रही थी और शहनाई का वो फन उन्होंने अपने पोते उस्ताद नाजिम हुसैन को सौंपा था। सुबह 7 बजे वो इसी कमरे में आज भी रियाज करते हैं। अलविदा लेकर हम वापस पहुंचे ताज होटल। शाम होने को थी और धुआं अपने उरूज पे, जिसके बगल में ताज होटल की ही खजूर से सजी हुई दुकान थी। खजूर की वैरायटी बहुत सारी दिख रही है। वैरायटी दिखाइए। ये मशरूफ है, ये कलमी है, ये अजवा है। ये 1200 रुपए किलो की जो खजूर दिख रही है, जरा एक खजूर टेस्ट करवाइए। और उस दुकान पर खड़े इस बेहद खुशमिजाज शख्स ने खजूर की दावत का एक सिलसिला छेड़ दिया। भाई मेरे बहुत वाकई पसंद मैंने है ऐसी खजूरें। जबरदस्त खजूरें पहले कभी नहीं खाई थी।
लीजिए लीजिए, नहीं लेना तो पड़ेगा, ये तो इधर आ गया ये। होलसेल करेंगे तो अच्छी चीज नहीं मिलेगी। 1200 रुपए किलो। सबसे अच्छा सही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी इतने की मिलती हैं। ये कलमी है। कलमी नहीं, अजवा कहाँ इतने की मिलती है? कलमी। मेरा मतलब है कि जो डिफरेंट हाँ। जो वैरायटी है खजूरों की। आपको कौन सी पसंद है? आई थिंक खाने के बाद इससे बेहतर मीठा तो नहीं हो सकता। आप ज्यादा दे रहे हैं आप। इसकी थोड़ी रंगत अलग है। ये वाली मुझे इतनी पसंद नहीं आती किसी है। मुझे वो लाल ब्लैक रंग की वाली तरफ ज़्यादा दिख पसंद रही आती है। मशरूक डेट्स। 3 वैरायटी हो गई यहाँ पर खजूर। और लगता है बनारस में वो वाली खजूरों मुझे का बहुत एक पसंद चलन है, ये है, वाली। क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी खजूर की कई दुकानें मुझे बनारस के कई इलाकों में दिखी। जबरदस्त खजूरें हैं भाई, अच्छी लगी आपको? बहुत जबरदस्त। बनारस के दाल मंडी में और कुल्लड़ में कॉफी। इंग्रेडिएंट बचाए होगा। अच्छा है। कॉफी का है। अरे वाह, पाउडर कॉफी का। हाँ, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त कॉफी है भाई। पूर्वे की अच्छा। कॉफी। हाँ। बचा के लाए थे बेचारे। इन्होंने पैसे नहीं लिए। चलो यहाँ से अलविदा ये लेकर भी आगे मेहमान बढ़े नवाजी तो होती है दाल शहर मंडी में। का एक बिल्कुल। नया हिस्सा रोशन हुआ। इसे कहते हैं नारियल तो नारियल नारियल बाजार। पूजा। नारियल बाजार है। नारियल बाजार। हाँ, तो यहाँ पे शादी और से रिलेटेड सारे सब सामग्री मिलती है। पूजा सामग्री हो गया, शादी सामग्री हो गई। अजान की आवाज के दरमियान हम थोड़ा आगे बढ़े तो मंदिर में पूजा हो रही थी। हम ठहरे हुए लम्हे में कभी दाएं मुड़ते तो कभी बाएं, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस डंडी लगे काले गोले पे पड़ी जो शायद नारियल था, लेकिन आखिर ये है क्या? हुक्का है ये? ऐसा हुक्का ना तो मैंने कभी देखा है और ना कभी सुना। ये क्या नारियल से बनता है क्या ये? मैं भी पहली दफा देखा। ये पाइप लेगी, अच्छा, ये ऊपर चीलम होगा। ओके, वो छोटा सा। आग रहेगा। हाँ। जब यहाँ से आप खींचेंगे तो आग तंबाकू जलाएगा, पानी में धुआं फिल्टर होगा, उसके बाद कपूरिया करेगा। वाह। गुड़ 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 गैस गुड़। की पेट के गैस के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, पुरानी और पहले के लोग बटर चना सब खाते रहे, सब पच जाता रहा। हाँ, आज के टाइम में मिला के दिखा दीजिए नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहाँ जा रही है? देखें, यहाँ से आगे बढ़े तो एक अनजान सी पतली गली में दाखिल हुए जो शायद मंगलसूत्रों का बाजार था। ओके। मंगलसूत्र की मार्केट लग रही है। जिससे गुजरते वक्त मेरी नजर इस दुकान पे पड़ी जहाँ पलंगतोड़ मिठाई बस तैयार हो रही है? और ये मिठाई बनारस की ऐसे सौगात। बोला। धीमी आंच पे खौलते हुए दूध से मलाई की महीन महीन दर्जनों परतें एक I के don't know, ऊपर मुझे लग रहा एक है रख रखी हुई। एक मोटी परत तैयार की जाती है और उन्हीं दो मलाई की मोटी परतों के बीच रबड़ी और खोए का एक मिक्सचर भर के उस पे पिस्ते का खुरचन और जाफरान छिड़कते हैं जाफरान। जिसे पलंगतोड़ कहते हैं। सीरियसली? तो इसको पलंग तोड़ बोलते क्यों है? भैया ये बनारस में फेमस आइटम है, कहीं मिलता नहीं, बस इस गली में सामने गली में कहीं नहीं मिलता। हाँ। इतनी लंबी मिठाई कहीं नहीं मिलेगी। वजनदार ये मिठाई चखने के बाद गलियों में फिरते हुए हम घूमते घूमते वापस पहुंच गए ताज होटल, जहां पता लगा आगे एक छोटी सी कबाब की 80 साल पुरानी दुकान है। इसका कोई भी नाम और पता नहीं था। ये तो मुझे वो लग रही थी दुमचियाँ। ये शायद तिराहे के वही एक कोने है, में कलेजी तीसरी है पीढ़ी शायद। की एक कलेजी छोटी सी है। दुकान पे ये भाई साहब जमीन पे बैठे एल्युमिनियम की बिरयानी के बड़े से भगोने की आड़ में कोयले की भट्टी पे कबाब सेक रहे थे। थोड़ा और नजदीक पहुंचा तो पतली सुईनुमा सीखों में गुलाबी कलेजी के टुकड़े धीमी आंच पे चुटचुटा रहे थे और इन्हीं कलेजी की सीखों को इस इलाके में कबाब कहते हैं। मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद ये मुझे। मैंने कई सवाल पूछे। तुम्हें अच्छा लगता है ना? बोर्ड नहीं मैं भी नहीं कलेजी दुकान खाता। बेनाम है, लेकिन हर कोई इस नाम को जानता है, और वो क्या नाम है? लेकिन वो एक लाइन में जवाब देकर खामोश हो जाते और कबाबों की तरफ नजरें वापस झुका लेते। और जैसे ही हमारी प्लेट तैयार हुई, उन्होंने इन भुने हुए गुलाबी चौकोर कतलों को एक छोटी सी प्लेट में दानेदार नमक और प्याज के मोटे टुकड़ों के साथ परोस दिया। चलो फिर आओ, कबाब शेयर करो। अच्छा है, मसाले के नाम पे कुछ नहीं था, बस जायके के लिए नमक था।
और ये ऊपर से नमक छिड़कने का चलन खालिस बनारसी है। दाल मंडी की अब जगमगाती रोड पे मेरी नजर एक दबी हुई रोशनी वाली गली में पड़ी, जहाँ एक बेग से भाप उठती हुई दिखाई दी। तो हदीश ने बताया ये यहाँ के मशहूर अकबर नहारी वाले हैं। लगातार हमारी बातें सुन रहे बड़े सीधे ये अंकल फौरन हरकत में आ गए और अपने पीछे आने का इशारा किया। और ये बनारस का प्रॉपर जायका है ये? जी हाँ। और उसी स्टाइल में सब कुछ बनता है यहाँ। नीले दरवाजे और नीली टेबल और बेंच वाली ये दुकान दबी हुई रोशनी की वजह से और पुरानी लग रही थी। कितने और दुकान के सामने रोड पे एक तंदूर में ये चचा हथेली के बराबर की खमीरी रोटी लगातार चिपका रहा। पुराने घर हैं। बूढ़े से इस तंदूर में मैंने अंदर झांका तो झुर्रियां साफ दिख रही। गर्मी से जैसे ही रोटियां फूली, खुशबू भी दूर तक फैल गई। यही साइज और ताफ्तान की शक्ल की ये खमीरी रोटियां पूरे बनारस में परोसी जाती हैं, जो अब बनारस के ये मदरी है का सबसे अहम हिस्सा है। गर्मा गर्म रोटी के साथ हदीश ने नाहरी का ऑर्डर दिया और हमारे बैठते ही एक स्टील की प्लेट में नाहरी परोस दी गई। मुलायम खमीरी रोटी से मैंने पतले शोरबे वाली नाहरी को समेटते हुए पहला जायका लिया। उम्मीद से हल्के जायके को जल्दी जल्दी समेटा और हम जैसे ही बाहर निकले, इस बड़े ही खुशमिजाज दुकान के मालिक ने हमारे लिए चाय मंगवाई। बहुत अच्छा लगा। ये स्टाइल भी बहुत पसंद है। कुल्लर का छोटे बगैर खाए मत चलिए। ये हमारी आपकी मोहब्बत है। बेमकसद यूं ही सब कुछ महसूस करते हुए आगे बढ़ा तो दीना चाट भंडार के सामने इस मकान से मेरी नजर हटी। मुझे ये मकान अब हर हाल में अंदर से तो देखना। पूछने पर पता लगा सामने एक ज्वेलर है, वही इस मकान के मालिक है। उनसे पूछा तो बड़ा हैरान परेशान होकर के बोले, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? लेकिन आखिरकार मैंने उन्हें मना ही लिया और वो खुद मेरे साथ आए। अरे वाह। तो आपके जो फॉरफादर्स थे वो क्या काम करते थे? ये किसी किंग का पहले। हाँ, मतलब जैसे पहले ऊपर वो थे ना काशी जी। तो जैसे अभी आगे वाला भी जाएंगे ना तो ये पूरा टूट के बन रहा है यार। वैसे इसको थोड़ा और साफ रखना चाहिए, इतना खूबसूरत है ये। हुआ और फिर उनके जब प्रॉपर्टीज बिकने लगे तो उनसे जब मेरे मतलब एंसेस्टर्स ने खरीदा था, दस्तावेज अभी भी उर्दू में ही लिखे हुए। अच्छा अच्छा। पूरा दस्तावेज लिखा हुआ है। गुजरे हुए वक्त की कहानी ये घर बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहा है। बड़े ही खूबसूरत इस हरे रंग के 200 साल पुराने मकान में गुजरा हुआ वक्त दीवारों, दरवाजों और फानूसों में ज्यों का त्यों महफूज था। मेरे एंसेस्टर्स ने इसको 400 रुपए में खरीदा था। इसके अंदर जो आप नक्काशी देख रहे हो, it tells some story of Krishna। इस हॉल में सबसे खूबसूरत थी ये कॉर्निस। इसमें जिंदा सी तस्वीरों के जरिए भगवान श्री कृष्ण की कोई कहानी बयान की गई थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। सुर्खी और चूना उसमें मिलाते थे गुड़। अच्छा। इसलिए आप गर्मी में भी जब भी इस घर में रहोगे तो आपको वो ठंडा ही फील होगा। इस घर में कितने कमरे हैं? ऑलमोस्ट एक फ्लोर में 3 बड़े बड़े कमरे, उसी तरह 3। अच्छा, यानी 3 फ्लोर 9 कमरे हैं। गोल्ड को मेल्ट करती है। गोल्ड प्लेटेड दरवाजे नुमा खिड़की खुली तो मुझे महसूस हुआ सामने इस गलियारों से जाने कितने शाही दौर गुजरे होंगे। जब हमने वापसी का सफर शुरू किया तो अंधेरा काफी हो चुका था, लेकिन रात जवान और सफर में एक और मंजिल जुड़ गई जब हम एक और मिठाई की दुकान पर रुके। चारमीनार। यहाँ मुझे बनारसी दस्तरखान की एक खास मिठाई चारमीनार यहाँ पे उस पे बना था चारमीनार। 60-70 साल पुरानी दुकान है। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। ये मेरा जो कारोबार है ये खानदानी कारोबार है। सोन हलवा टाइप के बाद में हम लोग और हमेशा से मिठाई का हमेशा ही। इस नौजवान ने पहले हमें चखाया खुरमा, जो मैदे के तले हुए चाशनी में डुबो कर बनता है। खुरमा मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं यहाँ पे, बट ये मैंने खाया हुआ है। मैंने फिर कहा आप मुझे बाकरखानी चखाइए, जो एक किस्म की पेड़े की शक्ल की तंदूरी रोटी है जिसे चाशनी में डुबोकर दोहरा किया जाता है। बाकरखानी नॉर्मली बिल्कुल रोटी होती है, तंदूर में लगती है। मुझे बहुत पसंद है। पहली बार मैंने बाकरखानी का नाम सुना है मिठाई, और ये कह रहे हैं कि मालपुए की शक्ल की ये चीज है और पूरी तरीके से चाशनी में डूबी हुई है। अब देखते हैं इसका जायका कैसा है। रसगुल्ले और मालपुए की चीज है।
कॉम्बिनेशन है। हाँ हो जाता है। तुम्हें भी तो होता है। बहुत मीठा है। एक कह रहे हैं तो एक चढ़ा दीजिए। आप भी ले लिया। चलो ये वाली तो हमने मिठाई खा ली हुई है ना? आई थी ना, चालू लेकर आई थी इस वाली मिठाई, याद आ गया। दाल मंडी जब धीरे धीरे सुस्त होना शुरू हो गई तो हम वहां से निकल के आ गए दशाश्वमेध रोड, और हदीश बिना बताए मुझे मिलाने लाए थे अपने स्कूल के दोस्त से, जिनका साड़ियों का दशाश्वमेध रोड पे बड़ा ही आलीशान शोरूम है, जिसका नाम है लक्ष्मी साड़ी वाले। पहले देख लेते हैं कि नहीं, और कई साल से मिले भी नहीं उससे। अच्छा अच्छा। 50 साल पुरानी है, 1970 से चालू है। मैं अंदर पहुंचा तो क्या जबरदस्त और आलीशान साड़ी की दुकान थी। गुप्ता जी ने एक एक करके मुझे इस झमझमाती दुकान का एक एक कोना दिखाना शुरू किया। मैं देख रहा हूँ। जैसे ओरिगा में जाओ ना तो लाइन से बैठे थे सारे। इतनी बड़ी ये साड़ी कितने की है? नहीं, दोस्त की दुकान पे मैं अब बेफिक्र हो चुका था और मैंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। मैंने एक एक करके साड़ी की कई किस्में खुलवानी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ये जानना था कि आखिर रिटेल में प्राइसिंग कितनी चेंज होती है। ये साड़ी कितने की है? 3000 रुपए में। दिस लुक्स एक्सपेंसिव। ये साड़ी जबरदस्त है। ये किस रेंज की है? 24,000 के आसपास। इस काम को क्या एक्सपेंसिव है? यस, मीनाकारी। 3000 ठीक है। वाल कलाम। यार मुझे ये भी अच्छी लग रही है, ये ग्रीन वाली। और 12,000 की। और इसकी कीमत सस्ती है, सस्ती है। पैथनी। अच्छा, और इसकी कीमत क्या है? उसकी क्या कीमत है? 27। तो जैसे डिस्प्ले करने का तरीका अच्छा है ना। कम रेंज में कितने सिल्क इनके। खड्डी प्लेन। अच्छा, क्रेप। और इसकी क्या कीमत है? हर वैरायटी, हर रेंज मौजूद है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। 3,000, 4,000, 5,000 से लेकर के अभी तक मैंने 35,000 की रेंज देखी मैक्सिमम। ये वो साड़ी है जो अनुष्का शर्मा ने अपने सर में पहनी थी। अच्छा, उसी की कॉपी हम लोगों ने बनवाई। वो 2-3 लाख रुपए की साड़ी। 5,000 रुपए की। 5,000 की रेंज में ये जबरदस्त साड़ी। बनारस की खूबसूरती है, जितने रस इलाकों में है उतनी रस मुझे लगता है साड़ियों में भी है। इसीलिए तो बनारसी नाम है। जी जी। रोहन, तुम्हें अभी तक सबसे अच्छी कौन सी लगी है? वाह, बहुत रीजनेबल है। वाह, ये अच्छी लग रही भाई। 39,000 मीना वर्क 39 की आएगी। क्या जबरदस्त साड़ियाँ, महफिल से लग गई इस काउंटर पे। और साड़ियों का कलेक्शन देखते देखते रात, और जब दुकान बंद होना शुरू हो गई तो हम बाहर निकल आए। इतना खूबसूरती से बनारसी रंग दाल मंडी का दिखाया, बहुत अच्छा लगा। कोशिश की हमने कि एक ही दिन में सारा कवर कर ले, लेकिन वो थैंक यू बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू। ट्राई कर दीजिए। ये होटल लग रहा है जहाँ से और अगली सुबह मैं वापस पहुंचा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पोते नाजिम हुसैन के रियाज के वक्त दाल मंडी। और शहनाई की इस महफिल के बाद आज साड़ी की दुनिया का मेरा अधूरा सफर पूरा होगा, क्योंकि मेरे स्कूल के बचपन के दोस्तों के घर पे मेरी दावत अभी अधूरी थी, और आज का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उन्हीं के घर पे है, लेकिन अगले एपिसोड में। ये हमारे चाचा जी, हमने जब भी बनारस को देखा ना, हमेशा जो है ना एक डिफरेंट चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिली है। इस बार अगर हम बात करें तो भाई वहाँ के जो वासवान थे, जो खाने थे, वो तो डिलीशियस लग ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी जो जगहें हमें उन्होंने दिखाई वो भी बहुत अच्छी थी। वेल, मैं कहूँ ये दाल मंडी जिस तरीके से हम लोग घूमे आज, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग लाहौर में इचरा बाजार है ना, उसी तरह से मिलता जुलता, बहुत ज़्यादा तंग तंग गलियाँ, बाजार तंग, और जिस तरह से चीज़ें, जो दुकानें थी। बट एक चीज़ की मैं बिल्कुल बोलूँगी कि मतलब बहुत क्लियरली आप उसको कहते हैं कि डिफरेंस देख सकते हो, और वो खानों में डिफरेंस देख सकते हो। हाँ। यहाँ पर खानों में भाई कोई वैरायटी नहीं है, नहीं है। इवन की इतनी छोटी छोटी हम लोगों ने जो दुकानें देखी भी हैं जो कि 60, 70, 80 साल पुरानी भी हैं,
मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने इतनी तरतीब से इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को रखा हुआ था, और फ्रेश फूड। आई मीन ये चीज़ें जो होती है ना, मुझे लगता है कि वो उस जगह का वो एक एसेंस रहती हैं हमेशा के लिए। और जिस तरीके से हमने एक वैरायटी देखी है, स्पेशली मैं अगर मिठाई की बात करूं, क्योंकि जो होते हैं खाने मतलब लाइक उसमें तो हम लोग अक्सर वैरायटी देखते रहते हैं, लेकिन मीठे में जो वैरायटी मैं कहूँगी कि हम लोगों को इंडिया के बाजारों में नजर आती है ना, उस चीज़ की शदीद कमी हमें यहाँ पर महसूस होती है। भाई मीठे की बात करो तो जैसे बीच में एंड पर आकर उन्होंने कह दिया ना उनके यानी कि सर दर्द, तो बाकी मीठा खाने से भाई मुझे तो समटाइम्स इतना नहीं मीठा, यानी कि अगर कुछ भी यानी मीठा थोड़ा ज्यादा खा लूँ ना, या तो सर दर्द शुरू हो जाएगी या ब्लड प्रेशर जो है वो लो होना शुरू हो जाता है मेरे साथ ये सीन होता है ज्यादा मीठा अगर मैं खा लूँ। लेकिन जो है ना एक और भाई बात जो है ना जो सच है, हम दोनों इतना नहीं घूम सकते एक दिन में, हमारी वैसी टांगे रह जाए। हाँ नहीं हम घूम नहीं सकते, बट प्रॉब्लम इस मुझे लगता है कि हम इतना ज्यादा खा भी नहीं सकते। यार चले खाना तो बंदा थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर ही लेता है, लेकिन घूमना भी जो होता है ना इतना वो बंदा उसमें ज्यादा मुश्किल होती है। नहीं मुझे लगता है कि जब आपको बताओ ना कि आपके पास टाइम लिमिटेड है तो आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, और स्पेशली अगर आपके साथ कोई वहां का मतलब ऐसा बंदा है जिसको पता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो मुझे लगता है ज्यादा इजी हो जाता है उसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी यार अगर हम बात करें, जैसे हम शाही माम गए थे, ठीक है ना, हमारा प्लान साथ कुछ और भी था, लेकिन वो शाही माम घूम के हमारी टांगे जो है ना वो जवाब दे गई थी। बट उस दिन आपको पता है आपकी तबीयत खराब हुई थी, आपको फ्लू हुआ था, इस वजह से भी नहीं हम लोग ज्यादा घूम पाए थे। नहीं घूम पाए थे, लेकिन जो है ना मुझे लगता है मैं थोड़ी एफर्ट कर सकती हूँ, मैं थोड़ी एफर्ट कर सकती, ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, मुताबिक नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपना पता है, मुझे पता है कि मैं जब नई जगह पर जाती हूँ मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, और मुझे होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा घूमूं जितना मैं घूम सकती हूँ। ये तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं घूम सकती हूँ इतना। बस रात को फिर मैं कहाँ पर ऐसे सोई होंगी वो मुझे नहीं पता, घोड़े गधे बेचकर। बट भाई मुझे तो पुराने शहर की खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। इवन मैं यहाँ पर भी अगर हम लोग वॉल्ड सिटी की जैसे बात करते हैं, मैं कहूँगी कि जो रौनकें आपको वॉल्ड सिटी में और जो एक वाइब उस जगह की आती है ना, वो आपको नए बने हुए शहरों में नजर नहीं आती। वो डेवलपमेंट, इवन के जो हम लोगों ने बादशाह का घर देखा था, जो कि उस टाइम पर वो जो हाउस ऑफ द किंग्स ऑफ बनारस, उनके जो जैसे उन्होंने खिड़की खोली थी और जो लकड़ी का एक बना हुआ था, रिमेंबर जब हम लोग वॉल्ड सिटी में गए थे मौसम, तो हमने कहा था मैंने कि तुमने कहा था ये टेरेस होगा उस टाइम का, बिल्कुल तो लकड़ी के बकायदा, और मैं कहती थी उस टाइम के बने हुए अभी तक वो बिल्कुल सही सलामत है, वो इतने खूबसूरत है यार। मैं पुराने घर जो अंदरून लाहौर में आप जाते हैं ना, तो कुछ घर आपको ऐसे जो है ना देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर ना वाकई आपके मुंह से वाह निकल आता कि यार उस बंदे की कारीगरी जिसने बनाया और जिससे बनवाया, ठीक है ना, उन दोनों की अगर बात करें तो भाई वो बहुत इस तरह के घर होते हैं कि आप जो है ना देखकर आपका दिल अंदर से खुश होता है, और ज्यादा खुश तब होता है जब लोगों ने संभाल के रखे हो, उसे मेंटेन किया हो। अगर मेंटेन ना किया हो तो जितना मर्जी अच्छा बनाओ वो आपको अच्छा नहीं लगता। भी जैसे हमने हाउस ऑफ द किंग्स ऑफ बनारस जो है वो देखा, तो बाहर से जो उसका एक जो खिड़कियां थी, रंग बिरंगी उसकी खिड़कियां थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अंदर से वो तारे वगैरह थी, लेकिन फिर भी समझ आई मौसम के अंदर तारें क्या कर रही थी, है ना। हाँ मुझे खुद नहीं उसका आइडिया, अंदर किसी घर में इतनी तारें हों। हाँ लेकिन अंदर से जो कमरा उन्होंने हमें दिखाया वो कमरा बहुत खूबसूरत था। उसमें जो जितनी भी वो एक कृष्णा जी की वो जितनी भी आप कह लें कि जो बनाए हुए थे डिफरेंट स्टोरी, हाँ बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल जो बनाई हुई थी वो बहुत खूबसूरत था। फिर मुझे पुराने घरों की एक और चीज बहुत अच्छी लगती है कि उनको बनाया इस तरह जाता है कि गर्मियों में ठंडे, सर्दियों में वो गर्म रहे। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है जो आजकल के टाइम में तो बहुत ही मैं मिस करती हूँ, कि वहां पर मतलब उस टाइम में रोशनदान हुआ करते थे घरों में, बहुत बड़े बड़े, जिसकी वजह से हवा काफी ज्यादा क्रॉस होती थी, वेंटिलेशन का बड़ा अच्छा एक वो सिस्टम रहता था। और सीलिंग अगर कभी आप उनकी देखें तो वो बहुत आपको एक ऊंची ऊंची सीलिंग नजर आया करती थी। अभी तो बहुत छोटी छोटी मुझे लगता है कि हम लोग बनाना शुरू हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पर लोग, मैं जितने भी पुराने घर देखती हूँ, पर मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, और वो ये मतलब अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पुराने शहर में देखे हैं घर, और जो हम लोग यहाँ पर भी पुराने शहर में घर देखते हैं,
दोनों का बनाने का स्टाइल सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता था कि लोग उस टाइम पर इतनी तंग वो सीढ़ियां क्यों बनाया करते थे मौसम, मतलब वो ये स्टाइल क्यों था उस टाइम पर? क्योंकि अगर मुझे याद है कि उस टाइम पर बल्कि लोग पता है पेटियां वगैरह जो है उनका इस्तेमाल ज्यादा था, तो मैं ये सोचती थी चीजें लेकर जाने में, चढ़ाने में बड़ा एक वो डिफिकल्ट होता होगा, तो क्योंकि तब तो कबर्ड्स का इतना ज्यादा रवाज नहीं था ना। मैं भी उस टाइम पेटियां भी थोड़ी सी कम चौड़ी होती है। I don't know, बट मेरे ज़हन में ये सवाल आते हैं क्योंकि वैसे ये हकीकत है, क्योंकि बड़ी देर पहले हमारे कुछ रिश्तेदार थे, उनका अंदरून में घर हुआ करता था, तो उनका घर इस तरह होता था कि अगर आप सीधा जा रहे हैं ना तो सिर्फ एक बंदा ही जा सकता है, आगे से कोई आए तो आपको तिरछा होना पड़ता है। इतनी छोटी छोटी स्टेयर्स होती हैं। और एक और चीज नोट की, मौसम की जो सीढ़ियां नीचे से जब शुरू होती थी ना तो ऊपर तक वो उसी तरह ही जाती थी, तो उसका कोई और डिफरेंट रास्ता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या लॉजिक था, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना पुराने घर जो है बहुत अच्छे लगते हैं। अब वो लाजमी बात है, वो गलियां वो चीजें उस तरह नहीं रही, लेकिन फिर भी जो है खूबसूरत लगते हैं। अभी मॉडर्न टाइम की बात करें, अभी तो लोग पैसा लगाते हैं लेकिन पैसा बचाते भी हैं, क्योंकि अगर पुराने घरों में हम देखें ना तो दीवारों की जो चुनवाई होती थी और चौड़ाई जो होती थी वो बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी, और दीवारों में ही यानी कि एक तरह की कबर्ड बना दी जाती थी। आजकल के टाइम में जो है वो 4 इंच की या 8 इंच की दीवार होती है, इससे ज्यादा मुश्किल ही कोई बनाता है। और उसके साथ मौसम जो लकड़ी का काम होता था वो बड़ा खूबसूरत होता था कि यानी आप अभी भी वो काम देते हो ना। अब तो लोग वाकई में वो कहते हैं ना बस जल्दी जल्दी आई गई करते हैं कि खत्म करे काम, वो मुझे लगता है लोग वाकई में दिल से काम किया करते थे। और बीच में गोल्ड प्लेटेड शैंडलियर मौसम, आई मीन कमाल का। मुझे वैसे लगता है कि उनको घर थोड़ा और अच्छे से मेंटेन करना चाहिए सीरियसली, क्योंकि ये घर अपने आप में मुझे लगता है एक वो क्या बोलते हैं ना कि एक बहुत ही खास, एंटीक तो है नहीं लेकिन खास है बहुत ज्यादा। बाकी बाजार की जो रौनक थी वो बहुत अच्छी लगी, और बीच में जो हम लोगों ने हुक्का भी देखा मौसम, बिल्कुल उसके बारे में मौसम क्या कहना चाहोगे जो हमने बात की है? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो हुक्का देखा है, उससे पहले मैंने नहीं देखा। हाँ, उन्होंने जो बात की थी बीच में कि गैस हो जाए तो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो कई औरतें ऐसी होती हैं जो क्या नाम है हुक्का पीती है ना, तो उनसे पूछे ना कि आप हुक्का पी रही हैं, तो कहते हैं गैस हो जाती है ना, तो फिर उसके लिए जो है फिर अच्छा होता है, इसलिए हम लोग हुक्का पीते हैं। पर वैसे मैंने बचपन में मैंने हुक्का पिया हुआ है इस तरह से ना, मतलब मैं जब गांव जाया करती थी ना तो वहां पर औरतें पिया करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आवाज ना गुड़गुड़ की आया। ये आज पता चल रहा है, ये आज पता चल रहा है हुक्का पिया हुआ है इन्होंने। मैंने पिया, मैं ऐसे बात करूं, लेकिन मैंने वो देखो वो वाला हुक्का पिया, लेकिन अभी वो जो एक ट्रेंड है शीशा, ये कभी मैंने ट्राई नहीं यार। अच्छा, वही मैं बात कर रहा था, वो हुक्का जो हम अपने बचपन में देखते थे ना, वो एक जो है ना जरा थोड़ा सा डिसेंट लगता था। वो डिसेंट, वो सादा इसलिए लगता था ना क्योंकि वो क्या से बोलते हैं, वो पाथियां और तंबाकू और नहीं, उस वजह से भी नहीं, सिंपल सा वो बना होता था। अभी तो इतने फैंसी हुक्के निकल आए यार। नहीं, अगर उन पुराने हुक्कों की मैं बात करूँ तो वो भी उनका जो नीचे वाला हिस्सा होता था उस पर भी वो काफी ज्यादा निकाशी की होती थी, वो भी काफी ज्यादा फैंसी लगता था, गोल्डन कलर का। लेकिन फिर भी शायद क्या नाम लेते हैं, वो एक पुरानी चीज थी ना, वो जरा डिसेंट लगती थी। लोग सादा थे, और वो इस तरह से नहीं पिया करते थे कि हम शो ऑफ करने के लिए हम बड़े, अब जो शीशे हैं वो इस तरह के हैं कि क्या नाम है, वो एक तरह का नशा ही है। exactly. और वो नशे के लिए नहीं, नशे के लिए वैसे उनको नशा होता होगा ये नहीं, लेकिन देखो वो एडिक्ट तो हो जाते हैं। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि गांव के लोग जो मतलब मैंने अपना बचपन गुजारा जहाँ पर कभी कभी जब जाते थे तो उनको एक शाम के टाइम उन्होंने आग बीच में रख लेनी, और फिर सब लोगों ने ऐसे सर्कल में बैठ के हुक्का पीना। मैं कभी कभी सोचती हूँ, देखो अभी आज के टाइम में ना मतलब इस तरह से कि हम लोग एक दूसरे का जूठा ना खाएं, उस टाइम पर लोग देखो सारे एक ही हुक्के को, आई डोंट नो वो उसको मुंह लगाते थे या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो इस तरह से ऐसे बना के ना मुट्ठी बना के फिर ऐसे गुड़ गुड़ की आवाज आती थी, बहुत अच्छा लगता है यार। फिर उसके बाद जो है ना, क्योंकि गांव में भी बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ पे गैस नहीं होती, वहाँ पे सिलेंडर होते हैं या पाथियां वगैरह ये चीजें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में जब मैं गाँव जाता था ना तो मेरी जो खाला थी ना, वो अंगीठी जो है ना उसमें पता नहीं क्या डालकर लेकर, यानी कि कोयले यानी आग ही होती थी, लेकिन
लेकिन वो वैसे जैसे सुलगते ही रहते थे, ठीक है ना, और उनमें से धुआं नहीं था निकलता। हाँ, लेकिन वो गर्म कर देता था कमरे को सर्दियों में। खजूरों की मैं बात करूंगी, मुझे खजूरें बहुत पसंद है खाना, मतलब मुझे बहुत टेस्टी लगती हैं, मतलब मैं ऑलमोस्ट रोज 1-2 जरूर खाती हूँ। और जब मैं नहीं खाता। नहीं, मैं तो खाती हूँ, मैं तो अपने लिए भाई मुझे हाँ, मैं मंगवाई क्या, खुद ही लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ज्यादा अच्छी लगती है जैसे सॉफ्ट ब्लैक कलर की थी ना, वो ज्यादा मुझे अच्छी लगती बिल्कुल। और जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की भी बात करना चाहेंगे। अगर वीडियोस बनाने से पहले की बात करें तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उनके बारे में, ये तो वीडियोस बनाने के बाद जो है मुझे पता चला उनके बारे में। लेकिन ये कि अब मैंने नाम सुना हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का, इतना ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता उनके बारे में, लेकिन हाँ, मैं उनके नाम से फेमिलियर जरूर थी। बाकी ये कि जिस तरीके से देखा कि उनका घर देखा, ऑनेस्टली मुझे भी थोड़ा दुख तो जरूर हुआ, जैसे उन्होंने भी बोला, बट आई डोंट नो कि हर किसी के क्या मतलब क्या एक सिस्टम रहता है, वो तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि जो पुराने जितने भी घर हैं उनको अगर आप अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हो ना, तो वो आज के मॉडर्न घरों से भी ज्यादा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल। क्योंकि वो जिस तरह से बनाए जाते हैं ना, वो मुझे लगता है कि कमाल के होते हैं। बाकी कुल्हड़ वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत आपको टाइनी कप्स में दी जाती है, वो भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। ऐसा ही है। और भाई जहाँ तक ये निहारी वगैरह की बात है, मुझे निहारी नहीं पसंद, और मुझे वो जो कलेजी वो भून रहे थे, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने आज तक नहीं वो खाई, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही नहीं आती वो। और बाकी जो मतलब चिकन टिक्का वगैरह वो मुझे वो तो अच्छा खाते हैं, हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है काफी ज्यादा। और इवन अगर वो भी गरम गरम हो, वहीं बैठ के खाया जाए, बस गरम ठंडे का कोई मजा नहीं है, नहीं मतलब, बट उसमें सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि मसाला कितना अंदर गया हुआ है और कितने अच्छे से वो पका हुआ है, वो चीज जो है वो अच्छी लगती है। वेल गाइस, ओवरऑल काफी मजा आया देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और आप लोगों में से कौन इस मार्केट में गया हुआ है, दाल मंडी में, जरूर बताइएगा, और क्या स्पेशलिटी है वो भी जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते भाई जो ब्लॉगर है, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि मैं जब भी उनके ब्लॉग देखती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। उनके जो मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो बहुत ही कमाल स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस तरह की आप इंजॉय करते हो, आप बोर नहीं होते एक सेकंड के लिए भी। सो ओवरऑल मुझे बहुत मजा आया, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।